अध्याय में वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है हाथी हमेशा हाथी को ही जन्म क्यों देता है, अन्य जानवर क्यों नहीं? आम के बीज से आम ही का पौधा उगता है, कोई अन्य पौधा क्यों नहीं? मानव संतति अपने जनकों से मिलती जुलती है, पर क्या वह उससे बिल्कुल अभिन्न होती है या उनके लक्षणों में कुछ इस भिन्नता दिखती है? क्या तुमने कभी आश्चर्य किया है कि सहोदर यानी जुड़वा कभी एक जैसे दिखते हैं तो या फिर कभी अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? सहोदर में जुड़वा जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवांशिकी या आनुवांशिक विज्ञान ऐसे इससे संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार करती है। कौन सी शाखा करती है? अलग अलग भिन्न भिन्न क्यों दिखाई देते हैं? आनुवांशिक या आनुवांशिक विज्ञान। इस शाखा में वंशागत विविधता दोनों का अध्ययन होता है। क्या इसका अध्ययन होता है? वंशागत का भी होता है और विविधता का भी अध्ययन होता है। अर्थात यह विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता कितनी है। अध्ययन किया जाता है अर्थात यह विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है। वंशागत आनुवांशिकी का आधार है। वंशागत, यहाँ से देखो, वंशागत वह प्रक्रम है जिसमें लक्षण जनक से संतति में जाते हैं तथा विविधता जनक और संतति के लक्षणों में असमानता की अवस्था है। अर्थात वंशागत क्या है? वंशागत वह प्रक्रम है जिसमें लक्षण जनक से यानी माता पिता से संतान में जाते हैं, और विविधता क्या है? जो माता पिता है और संतान है उनके लक्षणों में क्या असमानता है। मानव को 8000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। किसमें छिपा हुआ है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया में। उसने पादपों जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीव को चुनकर उनका प्रजनन करवाया। उसने पादपों जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया। उनसे इच्छित लक्षणों के जीव प्राप्त किए। उदाहरण के लिए पुरानी जंगली गायों के कृत्रिम चयन और उनको पालतू बनाकर हमने आज उच्च भारतीय किस्में प्राप्त कर ली हैं। ये उदाहरण पूछा गया पंजाब की साहिवाली गाय। हमें मानना पड़ेगा भले ही हमारे पूर्वजों को लक्षणों की वंशागत और विविधता का ज्ञान था, किंतु उनको इन घटनाओं के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत कम जानकारी थी। मेंडल के वंशागत के नियम 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही आनुवांशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। ग्रिगोर मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों में 7 वर्षों यानी 1856 से 1863 तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागत नियम को प्रस्तावित किया। सांख्यिकी, विश्लेषणों और गणितीय तर्कशास्त्रों का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया। उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रदान की गई। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों का उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोगों तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागत नियमों में व्यापकता थी और वे केवल अपुष्ट विचार नहीं थे। मेंडल ने मटर के पौधों के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा कैसे थे? विपरीत थे, यानी विपरीत थे। जैसे लंबे या बौने पौधे, पीले या हरे बीज। इसके कारण उसे वंशागत नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। क्या मिल गई? सहायता मिली। जैसे लंबे बौने पौधे, पीले हरे बीज। इसके कारण उन्हें वंशागत के नियमों का ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। इसके यानी इनके बाद यानी बाद के वैज्ञानिकों ने
इसे विस्तार दिया, जिससे विविध नैसर से घटनाओं और उनमें निहित जटिलता का स्पष्टीकरण किया जा सका। जो उनमें घटना कैसी थी, जटिल थी। मेंडल ने अनेक तद्रुप प्रजनन सम, ये शब्द याद रखना है, तद्रुप प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंश क्रमों को लेकर कृत्रिम परागण पर परागण के प्रयोग किए। तद्रुप प्रजनन सम यानी टू ब्रीडिंग वंश क्रम होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक तद्रुप प्रजनन यानी टू ब्रीडिंग का वंशक्रम होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक ट्रेट प्रदर्शित करता है। मेंडल ने कितने लिए? 14 तद्रुप प्रजननी मटर की किस्मों को छांटा, 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया। इनके अन्य लक्षण समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार है: चिकने झुर्रीदार बीज, पीले या हरे बीज, फूली हुई या सिकड़ी हुई फलियाँ, हरी या पीली फलियाँ, लंबे या बौने पौधे। अब तालिका 4.1 को देखते हैं। देखो लक्षण, बीज का आकार कैसा होना चाहिए? प्रभावी होगा तो गोल होगा, अप्रभावी झुर्रीदार होता है। बीज का रंग पीला होगा, हरा होगा और फूल का रंग बैंगनी होना चाहिए, सफ़ेद नहीं। प्रभावी की में बैंगनी रंग। फली का आकार फूली हुई और ये पिचकी हुई। यानी सिकड़ी हुई, फूली हुई और सिकड़ी हुई। और फली का रंग हरा होता है और पीला होता है। पीला कैसा है? निष्प्रभावी है। पुष्प की स्थिति अच्छी होगी, अत्यंत जा पर आती है, अच्छी है, अंत आती है। आकार ये कैसा होता है? लंबा और ये बौना होता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो 4 पॉइंट में अध्ययन के मटर के जो पौधों का अध्ययन किया था उसमें लक्षण याद रखते हैं। विपर्यास विशेषक क्या था? तने की लंबाई, लंबा बौना होना चाहिए। फूल का रंग बैंगनी सफ़ेद, ठीक, अच्छी है, अत्यंत होता फूल की स्थिति होती है। फली का आकार फूला सुकड़ा होता है और फली का रंग हरा पीला होता है और बीज का आकार गोल मुरझाया होता है। बीज का रंग पीला हरा होता है। बस इन दोनों में ध्यान रखना है। आप देखो पुष्प के दिया है, ये दल है, वर्तकाग्र है, परागकोश है, पुंकेसर है, स्त्री केसर है, ठीक। देखो जनक का चिन्ह कैसा है? ऊपर के लिए एरो है पुल पर प्लस, नीचे आ जाएगा वो जनक होगा, एक जनक। देखो उन्होंने परागकोश को किस तरह से हटाया था? कैंची द्वारा। पराग का ये स्थानांतरण है। इससे क्या बनी? एक फली बनी। फली के नीचे देखते हैं। एक जीन की वंशागत कैसे होती है? मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौधे का संकरण कराया। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवांशिक अध्ययन किया गया। यानी एक जीन का आनुवांशिक अध्ययन किया था। कौन क्या जीन का? एक जीन का। इस संकरण से उत्पन्न जीवों यानी बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। 4.2 में जामे डायग्राम में है। इस पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी संतति यानी फिलियल, क्या कहते हैं? फिलियल यानी प्रोजनी या F1। तो याद क्या रखना है? फिलियल प्रोजनी भी कहा जाता है। मेंडल ने देखा कि F1 के सभी पौधे लंबे थे, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे, कोई पौधा बौना नहीं था। इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण के प्रयोगों में भी पाए गए। उन्होंने देखा कि F1 में 2 में से 1 जनक के लक्षणों को ही अभिव्यक्त होती है, यानी एक ही लक्षण दिखाई देता। देखो सभी मटर के पौधे कैसे हुए? 6 बीज हैं और इनमें सभी लंबे हुए हैं। कैसे? सभी लंबे हैं, इनमें कोई छोटा नहीं है। तो दोनों लक्षण अभिव्यक्त होते हैं, दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वयं परागित किया और उसे आश्चर्य हुआ देख करके F2 पीढ़ी में
F2 पीढ़ी में प्रत्युत्पन्न यानी जो उत्पन्न हुए कुछ पौधे बोने थे जो लक्षण F1 में नहीं दिखाई दिए गए थे। अब प्रदर्शित हो गया कि बोने पौधे का अनुपात F2 पौधे का कितना था 25%, जबकि 75% कैसे थे, लंबे पौधे थे। जब संख्या पूछ लेता है। लंबे और बौने पन के लक्षण जनकों के समान थे और इनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था। क्या मिश्रणता नहीं था, अर्थात सभी या तो लंबे थे या बौने थे, मझोले कद का कोई भी नहीं था। आगे डायग्राम में देखेंगे। जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया गया उनसे भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए, अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनक लक्षण प्रकट हुआ, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों विशेषक कितने में 3:1 कितना हुआ, विशेषक 3:1 में अभिव्यक्त हुए। विपरीत वाले F1 F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नज़र नहीं आया, यानी दोनों पीढ़ियों में विशेषकों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडेल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतत को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसर होती है। उसने इस वस्तु को कारक यानी इसको कारक यानी फैक्टर बता दिया। अब हम इसे जीन कहते हैं। अब हम इसको क्या नाम दे दिया गया, जीन। दूसरे शब्दों में जीन आनुवांशिक की इकाई है। कोई पूछे जीन क्या है, आनुवांशिकता की इकाई है। किसी जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा इसकी सूचना इसमें निहित होती है। किसमें निहित होती है, जीन में होती है, जीन कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें, जीन आनुवंशिकता की इकाइयाँ हैं। किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा इसकी सूचना इसमें निहित होती है। किसमें होती है, जीन में होती है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को यानी विपरीत होने चाहिए, विकल्पी पौधे के विपरीत युग्म विकल्पी अलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्म को अलील कहा जाता है। ये एक ही जोड़े के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं, यानी एक ही जोड़े के कैसे होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों के प्रतीक दें तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है उसे कैपिटल अक्षर से तथा विपरीत युग्म यानी क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी क्या होता है, कोई पूछे तो विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को युग्म विकल्पी यानी अलील कहा जाता है। ये एक ही जीन के जोड़े थोड़े से भिन्न होते हैं। यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों को प्रतीक दें तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होते हैं उसे कैपिटल अक्षर से तथा विपरीत लक्षणों की जीन को छोटे अक्षर से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए ऊंचाई वाले लंबे पौधे के लिए बड़ी टी, बोने के लिए स्मॉल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के विकल्प यानी अलील है। दूसरे शब्दों में पौधों में ऊंचाई के लिए अलील जोड़ इस प्रकार के होंगे, कैपिटल डबल टी, कैपिटल डबल यानी कैपिटल टी स्मॉल टी या डबल टी। ने यह भी प्रस्तावित किया कि तदरूप प्रजननक्षम मटर की लंबी और बौनी प्रजाति में अलील जोड़ा समयुग्मजी यानी होमोजाइगस इस प्रकार यानी क्रमशः क्या कैपिटल डबल टी या स्मॉल डबल टी होगा। डबल टी कैपिटल या स्मॉल टी को पौधों को जीनोटाइप यानी जीनी प्रारूप कहा गया और लंबे पौधों को फिनोटाइप दृश्य समझा गया। जो फिनो होते हैं तो वो दूसरे देखने पे पता चल जाता है, जब जीनोटाइप होते हैं तो उनको गौर से उनके लक्षणों को देखना पड़ता है जीनोटाइप के लिए। अगर किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा, वो देखने से पता चलेगा। फिनोटाइप बड़ा होगा क्योंकि ये टी प्रभावी लक्षण है, स्मॉल टी नहीं है। मेंडेल ने पाया कि F1 विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप देखने में बिल्कुल कैपिटल टी जैसे जनक के समान होता है। इसीलिए इसमें उसने प्रस्तावित किया कि असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है, जैसा कि F1 में है।
इसे प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी नाम दे दिया गया। इस प्रयोग में कैपिटल टी लंबाई का कारक, स्मॉल टी बोने का कारक के ऊपर प्रभावी हो जाता है। जिन अन्य लक्षणों युग्मों का उन्होंने अध्ययन किया वहाँ भी यही पाया गया। प्रभावितता अप्रभावितता की संकल्पना को याद रखने के लिए सुविधाजनक और तर्कसंगत होगा कि बड़े कैपिटल और छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाए। लंबे के लिए टी, बोने के लिए डी का प्रयोग ना किया जाए। इसे प्रयोग नहीं करना है क्योंकि याद रखना कठिन रहेगा। देखो, जन की लंबा पौधा ले लिया और बौना पौधा ले लिया, इनका क्रॉस संकरण करा दिया गया। तो F1 पीढ़ी में दोनों कैसे हुए हैं? लंबे पौधे हुए हैं दोनों। अब लंबा पौधा हुआ, इनके भी संकरण करा दिया गया। तो कैसे हुए? F2 पीढ़ी में क्या हुआ? अब गौर करके देखो, ये लंबा हुआ, ये बौना हुआ, तो कितना हो गया? 3:1। 3 अनुपात कितना हो गया? 1 हो गया। अर्थात न्यों भी लिख सकते हो 3:1। ठीक। कि क्या कैपिटल टी स्मॉल डी एक ही जीन लक्षण के अलील हैं या नहीं? सयुग्मी मामलों में अलील समान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। विषम युग्मी मामले में असमान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्योंकि पौधा एक लक्षण है, ऊंचाई को नियंत्रित जीन के लिहाज में विषम युग्मी है। किसके लिहाज में? लंबाई के लिहाज में, ऊंचाई के में। अतः इसे एकल संकर मोनो हाइब्रिड कहा जाता है। और डबल टी कैपिटल वाली और स्मॉल डबल टी के बीच क्रॉस संकरण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। बस मेन बात। इस प्रेक्षण से अप्रभावी जनकी विशेषक की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रकार के सम्मिश्रण से ही F2 पीढ़ी में हो जाती है। किस में हो जाती है? F2 पीढ़ी में। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अर्धसूत्रण यानी मियोसिस कोश का विभाजन के समय लंबे और बौने पौधे युग्मकों का उत्पादन करते हैं, तो जनकीय जोड़े के अलील एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और केवल एक ही अलील युग्मक में प्रेषित हो जाता है। अलीलों का यह विसंयोजन यादृच्छिक यानी रैंडम होता है और युग्मकों में कोई एक अलील होने की संभावना कितनी होती है? 50%। कितनी? 50% होती है। ऐसा संकर प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो चुका है। इस प्रकार लंबे डबल टी पौधे के युग्मकों में टी अलील, बौने में स्मॉल डबल टी पौधों के युग्मक में टी स्मॉल टी अलील होता है। यानी डबल टी वाले में एक तो टी कैसा हो जाएगा? कैपिटल टी अलील हो जाएगा। जब मानो स्मॉल टी लेंगे तो एक स्मॉल टी अलील बन जाएगी। निषेचन के समय ये दो अलील कैपिटल टी एक जनक से पराग के माध्यम से और दूसरे टी दूसरे जनक से अंड के माध्यम से, ध्यान रखो स्मॉल टी किससे जाती है? अंड जनक से जाती है माध्यम से आकर युग्मक ऐसे युग्मजों यानी जाइकोटों का निर्माण करते हैं, जिनसे एक कैपिटल टी अलील दूसरा स्मॉल टी अलील होता है। दूसरे शब्दों में संकरों में कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। संकरों में ध्यान रखो, क्योंकि इन संकरों में विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं। दूसरे शब्दों में संकरों में कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं, क्योंकि इन संकरों में विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं। इन पौधों को विषम युग्मजी यानी हेटेरोजाइगस कहते हैं। क्या कहा जाता है? हेटेरोजाइगस कहा जाता है। पनेट वर्ग नामक आरेख के माध्यम की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मजों जाइकोटों का निर्माण, F1 F2 संतत पादपों को समझा जा सकता है। इसे बताने की आनुवंशिकी विधि रेजिनाल्ड सी पनेट ने विकसित किया था। किसने किया था?
रेजिनाल्ड सी पनेट ने विकसित किया था। यह आरेख आनुवांशिक संकरणों प्रयोगों में संतत के सभी संभाव्य जीनोटाइपों की गणना के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया? जीनोटाइप के लिए, फिनोटाइप के लिए नहीं बनाया गया है। सभी संभाव्य युग्मकों को सबसे ऊपर की कतार में बाईं तरफ के स्तंभों में दोनों तरफ लिखा जाता है, दोनों तरफ लिखा जाता है। तो वैज्ञानिक का नाम रखना है, रेजिनाल्ड सी पेनेट ने विकसित किया था। ठीक, दोनों स्तंभों में रखा जाता, लिखा जाता है। सारे संभाव्य संयोजनों का प्रतिरूपण नीचे के वर्गों के बक्सों में किया गया है। सारे का सारा आरेख एक वर्ग की शक्ल में है। पीनेट वर्ग में जनकीय लंबे डबल टी कैपिटल वाले नर माने गए हैं। बौनों को स्मॉल टी से दर्शाया गया, यानी मादा पौधे को। इनके द्वारा उत्पन्न युग्मक को F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी संतत पीढ़ी दर्शाए गए हैं। F1 में ध्यान रखो। और कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप F1 के पौधे स्वपरागित हैं। F1 पीढ़ी के नए अंड और मादा पराग के गोतन के लिए क्रमशः साइन देखो, नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ है, यानी मादा के लिए तिरछा चलेगा इस तरह से, और अंड के लिए नीचे की तरफ से चलेगा। देखो डबल टी है, ये स्मॉल टी है, इनको अलग अलग बांट लिया टी में, कैपिटल टी में बांट लिया। अब देखो इसका टी से किया, जे बन गया, और टी से किया, जे बन गया, और इससे कर दो, जे बन जाएगा। ठीक, तो F1 पीढ़ी में क्या आ गए देखो, यानी जा से डबल कर दो, जैसे जिससे जे किया बन गया, इससे वाली से ये बन गया, और इस वाली से टी से जे वाला बन गया, और इस वाली से जे बन गया। ठीक, अब इनका संकरण करा दिए। इनमें से 2 पौधा उठा लिए, इनमें से 2 ले लिए, उनका संकरण करा दिया स्वपरागण के द्वारा। तो कौन से मिले? इसमें क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी था, यानी लंबा और युग्मक ले लिया। इसमें भी एक लंबा एक युग्मक ले लिया। इनका स्वपरागण देखते हैं। देखो कैपिटल टी से कैपिटल टी करके ये बन गया। अब इस वाले टी से इस वाला बन गया। अब देखो स्मॉल टी से तो ये टी प्रभावी हो गया, ये बन गया, और दोनों का ये छोटा वाला बन गया। तो फिनोटाइप अनुपात क्या है? लंबे कितने हो गए? देखो टी, बड़ी टी कितने में है? 3 में, तो 3:1। और जीनोटाइप देखेंगे शुद्ध करके, डबल टी वाला 1 है, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने? 2, 1 और 2 हैं ये, और स्मॉल टी वाला 1 है। तो क्या अनुपात बना? 1:2:1 जीनोटाइप, और फिनोटाइप 3:1। इस संख्या को आपको याद रखना है। ठीक, यानी इस संख्या को ढंग से याद रखोगे। लम्बा और बौने पौधे की। ठीक है, प्रतीकों को काम में लाया गया है। जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के F1 पीढ़ी को स्वपरागत किए जाने के बराबर संख्या में फिनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के युग्मकों को उत्पन्न करते निषेचन होता है। तो जीनोटाइप कैपिटल टी परागकणों द्वारा जीनोटाइप टी और स्मॉल टी के अंडों को परागत करने की 50% संभावना रहती है। साथ ही जीनोटाइप स्मॉल टी के परागकणों को जीनोटाइप कैपिटल टी और जीनोटाइप स्मॉल टी के अंडों को परागत करने की संभावना 50% रहती है। दोनों में कितनी रहती है? 50% रहती है। संयोग आधारित यादृच्छिक निषेचन का परिणाम यह होता है कि प्रत्युत्पन्न जाइगोट डबल कैपिटल टी स्मॉल टी या डबल स्मॉल टी जीनोटाइप के हो सकते हैं। पनेट वर्ग से आसानी से देखा जा सकता है कि यादृच्छिक निषेचन के परिणाम स्वरूप यादृच्छिक निषेचन के परिणाम स्वरूप 1/4 डबल टी कैपिटल वाली 1/2 स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 स्मॉल डबल टी जीनोटाइप पैदा करते हैं। साथ ही ये केवल लंबी फिनोटाइप दृष्टिगोचर होती है। F2 पीढ़ी में 3/4 यानी 3:4 लंबे पौधे, जिनमें से कुछ यानी डबल टी कैपिटल वाले और कुछ
कैसे, इस कैपिटल टी स्मॉल टी वाले होते हैं बाहर से देखने पर डबल टी, और ये दोनों कैसे होते हैं, समान, भेद नहीं किया जा सकता। और जीनोटाइप जोड़े कैपिटल टी स्मॉल टी एक ही लक्षण के डबल टी लंबे पौधे की अभिव्यक्ति होती है, इसीलिए कहा जाता है कि लक्षण लंबा बौना लक्षण अलील टी के ऊपर प्रभावी हो जाता है, यानी लंबा का लक्षण बौने पौधे पर प्रभावी हो जाता है। इसी लक्षण प्रभावकता का असर होता है कि F1 के सारे पौधे लंबे होते हैं। क्यों होते हैं कि जो प्रभावकता का लक्षण प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण पर हावी हो जाता है, इसीलिए F1 के सारे पौधे लंबे होते हैं। भले ही जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी हो। F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधे होते हैं। भले ही जीनोटाइप के लिहाज से 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 डबल कैपिटल टी हो। अंत में जीनोटाइप अनुपात 3/4 लंबे, 1/4 कैपिटल टी, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 ठिगने यानी डबल स्मॉल टी। दूसरे शब्दों में 3:1 पर। कितना? 3:1 पर। 3:1 पर जीनोटाइप अनुपात कितना? तो 1:2:1 होता है। कैपिटल डबल टी, कैपिटल टी स्मॉल डबल टी का 1/4 1/2 रेशियो 1/4 के अनुपात में गणित के दो नामी पद यानी 2 घात ax + by के होल स्क्वायर से व्यक्त किया जा सकता है। इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनधारी युग्मक समान आवृत्त के 1/2 में रहते हैं, यानी 1/2 में रहते हैं। इस पद का इस प्रकार विस्तार किया जाता है। देखो 1/t 1 + 1 स्मॉल टी का वर्ग करेंगे तो 1/4 ये हो जाएगा। ठीक, अब इसका करेंगे ये, यानी दोनों को वर्ग गुणा करो, देखो 1/t का कितना हो गया? 1/4 हो गया। अब इसका इससे करेंगे 1/t और इसका इससे करेंगे 1/4 तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कट के 1/4 + 1/4 जोड़ो तो कितना हो गया? 2/4। इसको काट दो 1 से। कितने से काट दिया हमने? 1 से। ये 2 बार तो कितना हो गया? 1/2। कितना हो जाता? 1/2। ये 2 से कट जाता है तो 1/2 आ जाता है। कितना आ जाता? 1/2। मेंडल ने F2 पीढ़ी में स्वयं परागत किया। यह पाया कि F3, F4 और F2 में के बौने पौधों में केवल बौने पौधा पैदा हुए। इसने निष्कर्ष निकाला कि बौनों का जीनोटाइप सयुग्मजी यानी होमोजाइगस स्मॉल डबल टी था। क्या आप सोच सकते हैं यदि उसने सभी F2 के लंबे पौधे को स्वपरागत किया होता तो उसे क्या देखने को मिलता? पिछले अनुच्छेद पैराग्राफों में स्पष्ट है कि गणितीय प्रायिकता के प्रयोग से जीनोटाइप अनुपातों की गणना की जाती है, किंतु केवल प्रभावी विशेषक फिनोटाइप से देखने भर से जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है। जैसे F1 F2 में लंबे पौधे जीनोटाइप कैपिटल डबल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भविष्य ज्ञात नहीं हो सकता। इसीलिए F2 के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण करने के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बौने पौधे से संकरण किया। उन्होंने परीक्षार्थ संकरण नाम दे दिया। F2 वाले को क्या नाम दिया? परीक्षार्थ संकरण नाम दिया। इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव, यहाँ मटर का पौधा जिसका जीनोटाइप मालूम करना है, परीक्षार्थ जीव का अप्रभावी पौधे से संकरण किया जाता है, न कि स्वपरागण जैसा पिछले प्रयोगों में किया गया था। परीक्षार्थ जीव के जीनोटाइप निर्धारण के हेतु ऐसे संकरण की संततियों का विश्लेषण किया जा सकता है। 4.5 में चित्र दिया गया है, परिणाम दर्शाए गए हैं। न बैंगनी को कैपिटल W से, श्वेत रंग को छोटे w से प्रभावी है।
देखो कैपिटल डब्लू है ये दोनों लिए, तो इनसे क्या बने, डब्लू पे स्मॉल डब्लू, डब्लू तो ये सभी कैसे हुए, गुलाबी रंग के हुए। इधर देखो वाइट से डब्लू डब्लू लिया, गुलाबी बने, परंतु ये कैसे बने, वाइट बने। ठीक, देखो ये स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है, कैपिटल टी से ये बना, ठीक, और इससे ये बना। अब देखो स्मॉल टी, वो स्मॉल डब्लू, सॉरी स्मॉल डब्लू, केवल एक ही तो डब्लू है तुम्हारा बड़ा, ये दोनों कैसे हैं, स्मॉल हैं डब्लू। इससे किया तो ये बन गया, इस वाले से ये किया ये बन गया, यानी बड़ा डब्लू छोटा डब्लू बन गया। छोटे डब्लू से छोटा डब्लू बना, और छोटे डब्लू से मिलकर छोटा डब्लू बना। ये छोटे डब्लू क्या है, ये सफ़ेद वाले। और जबकि इसमें क्या है, तो देखो कैपिटल है, ये स्मॉल है, कैपिटल डब्लू से कैपिटल डब्लू, पहले कैपिटल डब्लू आएगा फिर स्मॉल, इस वाले से ये आ गया, और इस वाले से ये आ जाएगा। अब इस वाले से कौन सा आएगा, जे भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। तो जो बड़ा डब्लू है वो प्रभावी है, इसीलिए सारे पुष्प कैसे हो गए थे, बैंगनी हो गए थे। जबकि यहाँ में एक ही डब्लू था प्रभावी, और छोटे डब्लू क्या थे, अप्रभावी थे। तो यहाँ कैसे हुए, आधे पुष्प बैंगनी और आधे श्वेत है। इसे कहते हैं अनजाना पुष्प विषम युग्म, जिसे कहते हैं अनजाना पुष्प सम युग्मनजी प्रभावी। अनजाना परिणय वर्ग का प्रयोग करके परीक्षार्थी संकर की संतान के स्वरूपों में ज्ञात करने का प्रयास करोगे। इस संकर का प्रयोग जीनोटाइप के उपयोग करके आप क्या परीक्षार्थ संकर की एक सामान्य परिभाषा दे सकते हैं। एक संकर प्रयोगों को अपने परीक्षणों के आधार पर बनाकर मेंडेल ने वंशागत संबंधी अपनी समझ के सार के रूप में 2 सामान्य नियम प्रस्तावित किए। आज ये नियमों को वंशागत के नियमों या सिद्धांतों की संज्ञा दी जाती है। प्रथम नियम क्या है, प्रभावता का नियम, और द्वितीय नियम है विसंयोजन नियम। देखो प्रश्न 3 से मुख्य शब्द हमारे ये निकलते हैं जो नीट परीक्षा में पूछे जाते हैं, नीट परीक्षा में सीधे तौर पर। ठीक, इनको आगे देखते हैं। आनुवांशिकी किसे कहते हैं, कोई पूछ ले, जेनेटिक्स जीव विज्ञान की शाखा जिसमें वंशागत, इनहेरिटेंस और विविधता दोनों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, दोनों का अध्ययन किया जाता है। और वंशागत क्या है, वह प्रक्रम प्रोसेस है जिससे लक्षण जनक संतत से में जाते हैं, यानी किससे, जिससे लक्षण जनक से संतत में जाते हैं। आनुवांशिकी का आधार कौन सी, वंशागत। विविधता क्या है, वेरिएशन, यह जनक और संतत के लक्षणों की असमानता की अवस्था है, यानी संतत अपने माता पिता से कितनी भिन्न दिखती है। जो शब्दावली है पहले पेज की, आपको इस समय याद करना है। ईसा पूर्व से समय काल ज्ञात हो चुका था, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छिपा हुआ था, कृत्रिम चयन हुआ था। हमारे पूर्वजों ने पादपों जंतुओं की प्रकृति उपस्थिति जीव विविधता का लाभ उठाया, उन्होंने लाभदायक लक्षणों वाले जीव चुनकर उनका प्रजनन कराया। ठीक, यानी उनका प्रजनन करा दिया था लाभ उठा करके। क्लासिक उदाहरण पूछ सकता है, पंजाब की साहिवाल गाय, यह प्राचीन काल में कृत्रिम चयन पालतू बनाने की प्रक्रिया द्वारा विकसित की गई एक उच्चस्तरीय भारतीय क्या है, किस्म है। नीट में टिप क्या है, परीक्षा में पूछा जा सकता है साहिवाल गाय किसका उदाहरण है। उत्तर होगा कृत्रिम चयन और संकरण का, यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डेमोस्टिकेशन का। और सीमाएं क्या है, हमारे पूर्वजों की लक्षणों की वंशागत का ज्ञान तो था, लेकिन उन्हें घटनाओं का वैज्ञानिक आधार नहीं मालूम था। वैज्ञानिक आधार के बारे में बहुत कम जानकारी थी, यानी मालूम ही नहीं था। ठीक, वैज्ञानिक आधार नहीं मालूम। मेंडेल के वंशागत नियम आपको याद करने हैं। मेंडेल के प्रयोग के आधार पर कब से कितने 7 वर्ष तक चला। मटर के 7 जोड़ी लक्षण, पायसम स्टेबियम लिया था, विपरीत लक्षण वाले थे। एक जिनकी वंशागत को क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड, क्रॉस प्राप्यता का नियम, विसंयोजन का नियम। ये सब नीट के पॉइंट है, इतना अध्ययन करना है।
दोनों जीनों की वंशागत क्या कहलाती है? डाई हाइब्रिड क्रॉस स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम याद करना, जीनोटाइप और फिनोटाइप। बहुजीनी वंशागत क्या है? जैसे मानव त्वचा का रंग, लंबाई। और प्रभावता में क्या करना है? जैसे फिनोटाइप, फिनाइल कीटोन्यूरिया या मटर के बीज का आकार, स्टार संश्लेषण। लिंग निर्धारण में मानव, पक्षी, कीट, मधुमक्खी में हेल्पो डिप्लाइडी भेद। कौन सी? हेल्पो डिप्लाइडी भेद ये वाले। उत्परिवर्तन म्यूटेशन में स्केल सेल एनीमिया यानी पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसको याद रखना है। आनुवंशिक विकार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पोलियो एनालिसिस, मेंडेलियन विकार, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, क्रोमोसोम्स विकार, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सब नीट से संबंधित है। ये किसके लिए टॉपिक थे? नीट के लिए और यूपी बोर्ड परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा के लिए। बोर्ड परीक्षा के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के लिए। देखो, निचले मटर के पौधे के विपरीत लक्षणों की शुरुआत दिखाई दी गई है, तो बीज के आकार को ध्यान रखना। कैसा होता है? गोल होना चाहिए प्रभावी, और झुर्रीदार। जब गोल होते प्रभावी, उसे तो विशेषज्ञ बोलते, और प्रभावी को भी विशेषज्ञ बोलते हैं। और बीज का रंग कैसा होना चाहिए? बीज का रंग पीला प्रभावी होता है, हरा अप्रभावी होता है। अक्सर छात्र पौधों की फली के रंग और बीज में भ्रमित हो जाते हैं, इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना है। मानव को कब ज्ञात हुआ था? 8 से 10,000 ईसा पूर्व। सी। पंजाब की प्रसिद्ध साहिवाल गाय किसके लिए थी? कृत्रिम चयन और फालतू बनाने के लिए। बी ऑप्शन। वंशागत को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? वह प्रक्रम जिससे लक्षणों की लक्षण जनक से संतत में जाते हैं, यानी बी। इस टाइप के नीड में क्वेश्चन रख दिए जाते हैं डायरेक्टली। मेंडल की अवध पूछता है तुमसे, डायरेक्टली नीड में क्वेश्चन आ जाता है। वैज्ञानिक का नाम क्या था? यानी ग्रेगोर मेंडल। ठीक, ये नाम याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। और प्रयोग का 19वीं शताब्दी के मध्य पूछेगा। 7 वर्ष लगे थे, सन 1856 से 63 उन्होंने प्रयोग किए थे। नीट में कई बार सवाल पूछा जा चुका है। पौधा कौन सा था? उदाहरण मटर पर तुम्हें गार्डन पी की जगह पे ये क्या मिलेगा? पाइसम स्टीबम यानी सैडबम मिलेगा। ठीक, उदाहरण वाला याद रखना है। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? नीट में कथन और कारण के लिए यह पैराग्राफ बहुत जरूरी होता है। ठीक, सांख्यिकी विश्लेषण क्या है? जीव वैज्ञानिक समस्याओं को समाधान के लिए गणितीय तर्कशास्त्र मैथमेटिकल लॉजिकल का उपयोग करने वाले मेंडल को वैज्ञानिक थे। मेंडल ने इसका प्रयोग पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने किया था गणितीय तर्कशास्त्र का। विशाल नमूने लिए थे, ये उनकी सफलता का राज था। उनके पास नमूनों की संख्या बहुत अधिक थी, जिससे आंकड़ों को विश्वसनीयता मिली थी। तद्रुप प्रजनन सम वंशाक्रम यानी ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स था। 14 तद्रुप यानी ट्रू ब्रीडिंग लिए गए थे। किस्मों को उन्होंने चुना था। 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को दर्शाती है। ट्रू ब्रीडिंग क्या है? वह पौधा जो कई पीढ़ियों तक लगातार स्वपरागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक प्रदर्शित करता, यानी जो पूरी तरह से समयुग्मजी होमोजाइगस हो। मटर के 7 जोड़ी विपरीत लक्षण 7 पॉइंट्स हैं। चित्र 4.1 के अनुसार आपको प्रभावी अप्रभावी इसे एकदम स्पष्ट याद रखना होगा नीट के लिए। तने की लंबाई प्रभावी विशेषक क्या है? लंबा, बौना, रंग बैंगनी सफ़ेद, अच्छी अत्यंत फूलों की स्थिति, फली का आकार फूली हुई, सिकड़ी हुई,
फली का रंग हरा पीला, बीज का आकार गोल झुर्रीदार, बीज का रंग पीला और हरा। जो कन्फ्यूजन पॉइंट है, नीट का कन्फ्यूजन पॉइंट आ जाता है, ध्यान दें कि फली का रंग यानी पॉड कलर कैसा होता है, हरा प्रभावी होता है, जबकि बीज का रंग कैसा होता है, पीला प्रभावी होता है। छात्र यही गलती कर देते हैं। ठीक है, इसको रेड में कर लो। हाँ देखो, मेंडल ने अपने आनुवंशिक अन्वेषणों के लिए कितने 14 बी लिया था, जो 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को दर्शाती है। हमारे पूर्वजों का कृत्रिम चयन से विकसित की गई साहिवाल का नस्ल कहाँ पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है। अब तीसरा देखो, निम्नलिखित में कौन सा मटर का कौन सा विशेषक एक अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। सी यानी पीली फली का रंग, जबकि पीला बीज होता है, तो सी ऑप्शन है। इस तरह से आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, 3 क्वेश्चन है। कैसे भ्रमित करता है। एक जीन की वंशागत क्या है। जब हम एक समय में केवल एक ही जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागत का अध्ययन करने के लिए क्रॉस कराते तो इसे एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक, एक जीन की वंशागत। मेंडल का प्रयोग, उन्होंने शुद्ध लंबे कैपिटल डबल टी और शुद्ध बौने स्मॉल डबल टी के मध्य संकरण कराया। तो F1 पीढ़ी यानी प्रथम संतति में कैसे पौधे हुए, सभी लंबे पौधे हुए थे। प्राप्त हुए बौने पौधे का लक्षण इस पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ था, क्यों कि जो तुम्हारा कैपिटल टी है स्मॉल टी पर को दबा लिया था, यानी प्रभावी लक्षण दिखाई दिया था, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं दिया था। F2 पीढ़ी में F1 के स्वपरागण जब कराया गया तो बौना लक्षण प्रकट फिर से हो गया। कुल मिला के 75% पौधे लंबे, 25% बौने पौधे थे। देखो, नीट के लिए महत्वपूर्ण अत्यंत आवश्यक क्या है, कारक फैक्टर। मेंडल ने कहा कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मों द्वारा आगे भेजी जाती है, जिससे उन्होंने कारक कहा। आज इसे हम जीन कहते हैं। यह आनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई है। जीन क्या है, आनुवांशिक की क्रियात्मक इकाई है। अनिल क्या, एक ही जीन में थोड़े से विपरीत लक्षणों को युग्म विकल्पी कहते हैं, जैसे टी और स्मॉल टी बने होते हैं। सयुग्म जी क्या है, जब दोनों अलील समान हो, जैसे कैपिटल डबल टी या स्मॉल टी। यानी विभिन्न रूपों को अलील कैसे होता है, विभिन्न रूपों के होते हैं। विषम जी क्या है, जब दोनों अलील असमान हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप क्या है, आनुवांशिकी संरचना, जैसे ये दिया डबल टी। ठीक है, और 2 में 2T यानी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 में डबल टी। फिनोटाइप क्या है, बाहरी दृश्य रूपम फिजिकल होता है, जैसे 3:1 है। परिचालित संकरण क्या है, यह नीट का एक पसंदीदा टॉपिक है। क्या होता है, जब किसी अज्ञात जीनोटाइप वाले प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधों का क्रॉस उसके सयुग्मी अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अज्ञात पौधा विषमयुग्मी कब कहलाएगा, अज्ञात पौधा विषमयुग्मी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डी, जब उसका टेस्ट क्रॉस कराया जाता है तो परिणाम हमेशा क्या होता है, 1:1 में आता है, आधा बैंगनी आधा सफ़ेद फूल। अब नेक्स्ट टॉपिक में मेंडल के वंशागत के मुख्य नियम को देखते हैं। प्रवृत्ता का नियम क्या है, लक्षणों का नियंत्रण विवेकात्मक या विविक्त इकाइयों द्वारा होता है, जिन्हें कारक कहते हैं। कारक हमेशा जोड़े पेयर्स में होते हैं। असमान जोड़ों में से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, उसे प्रभावी, दूसरा छिपा रह जाता है, उसे अप्रभावी कहते हैं। विसंयोजन नियम क्या है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं।
अलील आपस में घुल मिलकर ब्लेंड नहीं पाते हैं और युग्मक बना देते, क्या बना देते, युग्मक बना देते हैं। समय अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जोड़ों के दोनों अलील एक दूसरे के से अलग होकर